क्लास 11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी RD शर्मा एक्सरसाइज 33.3 का एग्जाम्पल नंबर 44 है। इन अ लॉट ऑफ 12 माइक्रो ओवेंस there are 3 defective units. A person can order 4 of these units. Since it is identically packed, the selection will be random. What is the probability that all the 4 units are good? Exactly 3 units are good और third one is at least 2 units are good. कह रहा है कि एक लॉट है, ठीक है, उसमें ना 12 माइक्रो ओवेंस रखे हुए हैं, माइक्रोवेव ओवेंस रखे हुए हैं 12, ठीक है, अप टू सो ऑन ऐसे 12 रखे हुए हैं, ठीक है, जिसमें से 3 जो है वो डिफेक्टिव है, 3 आर डिफेक्टिव। तो नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे? टोटल कितने हैं? 12 है, उसमें से 3 डिफेक्टिव है, तो नॉन डिफेक्टिव 9 होंगे। नॉन डिफेक्टिव, अच्छा, अ पर्सन हैज ऑर्डर्ड 4 यूनिट्स ऑफ दीज, मतलब 4 ऑफ दीज यूनिट्स। और जो एक बंदा है वो क्या कर रहा है, इनमें से उन्होंने 4 का ऑर्डर दिया है, ठीक है, वो 4 ओवन मंगाना चाहता है किसी वर्क के लिए, ठीक है। सिंस ईच इज आइडेंटिकली, अब जब ना सब ऐसे पैक्ड हैं कि कुछ में भी आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाओगे, ठीक है, सब आइडेंटिकली पैक्ड हैं, द सेलेक्शन विल बी रैंडम, फिर तो सेलेक्शन में हमें कुछ पता लगेगा ही नहीं कि कौन सा डिफेक्टिव है और कौन सा नॉन डिफेक्टिव है, ठीक है, इसकी हमें पूरी गारंटी दी गई है, ठीक है। तो पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 4 यूनिट्स आर गुड, एग्जैक्टली 3 यूनिट्स आर गुड, एटलीस्ट 2 यूनिट्स आर गुड, ठीक है। तो इसके बारे में हमें पूछा गया, ठीक है। तो पहले तो हमारा है कि पहला हमारा टारगेट है कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब इसमें से 4 चुने जा रहे हैं, तो 12 में से हम क्या करें, 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो किसी भी सेलेक्ट करने का तरीका क्या होता है, कॉम्बिनेशन। 12 में से 4 चुन रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज क्या बन जाएगा, 12C4, ठीक है। तो इसी चीज को हम बस लिख लेते हैं एक बार। तो टोटल नंबर ऑफ वेज in which 4 ovens can be selected from 12 ovens is 12C4, ठीक है। तो therefore total number of elementary events which is equal to 12C4। तो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल गुड, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो चारों के चारों ओवन जो हमने सेलेक्ट करे हैं वो सारे के सारे सही वाले हैं, ठीक है। तो आप देखो सही वाले कितने हैं, 9, तो वो बंदा, वो जो 4 सेलेक्ट हुए होंगे वो किस में से हुए होंगे, इन्हीं 9 में से हुए होंगे, तो उसकी क्या हो जाएगी 9C4। और ओवरऑल कितना में से चुन रहे हैं, तो ओवरऑल 12 में से 4 चुन रहे हैं, तो ये हो गया 12C4। सेकेंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 गुड, कि 3 जो ओवेंस हैं वो सही होने चाहिए। तो आप देखो 3 सही होने चाहिए, मतलब आप देखो यहाँ पर एग्जैक्टली 3 बोला है कि 3 मतलब 3 ही सही होने चाहिए, एक जो होना चाहिए वो नॉन डिफेक्टिव होना चाहिए, मतलब 3, क्या बोल दिया, हाँ 3 नॉन डिफेक्टिव होने चाहिए और एक डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। कोई बंदा होगा सुन रहा होगा, तो इसका प्रोसेस क्या हो जाएगा कि वो इस 9 में से 3 चुन रहा है, 9C3, और 3 और एक डिफेक्टिव भी चुन रहा है, तो इस 3 में से एक चुन रहा होगा, और ओवरऑल
12 में से 4 सेलेक्ट कर रहा है, वो हो गया 12C4। ठीक है, थर्ड वन है, थर्ड में पूछ रहा है एटलीस्ट 2 सही होने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 का मतलब या तो 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही होगा तो भी चलेगा, और 4 भी सही होगा तो भी चलेगा। एटलीस्ट तो कि कम से कम 2 तो सही होने चाहिए, 2 भी सही हो जाए तो भी चले, 3 भी सही हो जाए वो भी चले, कि एटलीस्ट 2 सही होने चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि एटलीस्ट 2 है तो इस केस में क्या हो सकता है, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा और 4 भी चलेगा, और बीच में और है तो इसलिए प्लस आ गया। ठीक है, तो 2 के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 9C2, 2 यहाँ से सेलेक्ट करोगे और 2 यहाँ से, तो ये हो जाएगा 3C2 और अपॉन में 12C4 प्लस 3 सही के लिए यहाँ से 3, 9 से 3, फिर अब यहाँ से 3 चुन लिया, 4 ही तो चुनना था, एक यहाँ से चुन लोगे तो ये हो जाएगा अपॉन में 12C4 प्लस में 9C4 अपॉन में 12C4। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 45 है, देयर आर 4 लेटर्स एंड 4 एड्रेस envelopes. Find the probability that all the letters are dispatched in right envelopes. ठीक है, क्या कह रहा है, आर नॉट डिस्पैच इन द राइट envelopes, कि अब देखो यहाँ पर ये 4 लेटर्स हैं। ठीक है, ये 4 एज्यूम करो कि ये 4 लेटर्स हैं। ठीक है, ये जो 4 हैं वो लेटर्स हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टाइलिश बना रहा हूँ कि सो दैट हम डिफरेंस क्रिएट कर पाए इन दोनों में। और ये मान लो ये इनवेलप्स है, दिस इज इनवेलप और दिस इज लेटर। ठीक है, ये इनवेलप है, ये लेटर है। अब इसमें एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें ना एड्रेस इज ऑलरेडी रिटन। ठीक है, और एड्रेस लिखा हुआ तो उस बंदे का नाम भी लिखा होगा। अच्छा, तो अब इस लेटर को इस इनवेलप में डालना है। ठीक है, 4 लेटर है और 4 एड्रेस है, मतलब 4 इनवेलप। अब आप सोचो कि ये जो लेटर्स है वो किसी भी इनवेलप पे जा सकते हैं ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी पूछी है कि ये लेटर राइट इनवेलप में नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। राइट जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है इसने, नहीं जाने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ये। ठीक है, अब देखा जाए कि फिर इसमें तो डिफरेंट केसेस बन सकते हैं कि मान लो अगर मैं नंबरिंग करूं और यहाँ पे मैंने मान लो ये करेक्ट नंबरिंग कर दी। ठीक है, ये करेक्ट नंबरिंग है कि 1 को 1 पर जाना है, 2 वाले को 2 पे जाना है, 3 वाले को 3 पे जाना है और 4 वाले को 4 पे जाना है। बट यहाँ पे नहीं जाने की पूछा है, तो मान लेते हैं 1 को 2 पे भेज देंगे और बाकी को सही पे भी भेज दिया तो क्या ही होगा, एक तो वो हो गया। मतलब देयर आर लॉट ऑफ कंडीशंस गलत करने का। बट सही करने का तरीका क्या है, सही करने का तरीका एक ही है कि आप 1 को 1 में डालो, 2 को 2 में डालो, 3 को 3 में डालो, 4 को 4 में डालो। सही करने का अगर हम देखा जाए तो एक ही तरीका है ना, और तो कोई तरीका नहीं होगा ना सही करने का। सही करने का तो एक ही तरीका है, तो क्यों ना हम इसका अपोजिट निकाल लें, हम इसका काउंटर वाला निकाल लेते हैं, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो इसके प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही प्रोसेस अप्लाई करने वाले सो दैट कि हमें इजी हो जाए चीज़ें, इसलिए। ठीक है, ठीक है, अब हमारा मेन फोकस होता है कि सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो आपको बस ऐसा समझना है कि अगर हम इस लेटर की बात करें तो इस लेटर के पास कितनी चॉइसेस है, वो
इन चारों में से किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है, वो किसी के पास भी जा सकता है। तो इसके पास है 4 चॉइसेस, ठीक है। अब मान लेते हैं कि गलत को भी ये चला गया 2 के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 2 वाले लेटर के पास कितनी चॉइसेस है, वो क्योंकि ये तो इसमें प्लेस हो गया ना, तब तो ये भर गया ना, वैसा थोड़े कि 2 लेटर एक ही एनवेलप में 2 डाल दो, वैसा तो करोगे नहीं। तो पक्का इसके पास अब 3 ही चॉइसेस हैं। तो इसके पास कितने चॉइसेस हैं, 3। सिमिलरली इसके पास 2, इसके पास 1 रह जाएंगे, ठीक है। अब क्यों, बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन आप इनको मल्टीप्लाई कर लो तो नंबर ऑफ वेज मिल जाएगा कि आप, ये हो गया नंबर ऑफ वेज बाय पुटिंग अ लेटर इन अ एनवेलप, ठीक है। बस हम इसी चीज को बस अब लिख लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। बस अब लिखना ही रह गया, बाकी मैंने ओवरऑल तो आपको समझा ही दिया है, बस लिखना है हमें अंग्रेजी में, ठीक है, वो कर लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ वेज in which 4 letters can be put in different envelopes is 4 factorial. 4 factorial is 24. Therefore, total number of elementary event which is equal to 24, ठीक है। अब हम इसका काउंटर करने वाले, तो हम काउंटर इवेंट सोच लेते हैं, मतलब एक बार लिख लेते हैं। काउंटर इसका क्या होगा, अगर हम इसका अपोजिट लिखे तो जो हमें निकालने है उसका अपोजिट क्या होगी, ये कह रहा है आर नॉट डिस्पैच्ड इन राइट एनवेलप, तो इसका अपोजिट हो जाएगा लेटर आर डिस्पैच्ड इन राइट एनवेलप। तो लेट ए बी द event that the letters are dispatched in right envelope, ठीक है। तो therefore राइट इनवेलप मतलब लेटर को राइट एड्रेस में डालने का तरीका क्या है, एक ही तरीका है, ठीक है, एक ही तरीका है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा 1। तो नाउ probability of A will be number of elements in A upon number of elements in S। तो ये हो गया और n टोटल नंबर 24, तो probability हो गया 1/24। तो hence required probability will be probability of A naught which is equal to 1 minus probability of A, तो it will be 1 minus 1/24, तो ये हो जाएगा 23/24। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 46 है, द ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट आर 3:5, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है, मतलब हमें दिया हुआ है कि कोई भी इवेंट को उसके फेवर में उसका जो रेशियो है वो 3:5 है। हमसे पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ दिस इवेंट। तो अकरेंस का मतलब हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है, ठीक है। अगर हमें पूछता कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ ए,
नॉट अकरेंस ऑफ दिस इवेंट, तो मतलब हमें क्या पूछता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। अगर हमसे अकरेंस पूछा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछा है, अगर नॉट अकरेंस पूछा है मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट पूछा है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, तो हम पहले एक इवेंट मान लेते क्योंकि इवेंट तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो लेट ए बी एनी इवेंट, let A be any event. Now, as odds in favor of an event A, that is probability of A upon probability of A naught, उसका रेशियो है 3/5। ठीक है, तो बस यहीं से हम probability of A कैलकुलेट कर लेंगे। तो नाउ probability of A अपॉन में probability of A नॉट विल बी 3/5, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो 5 मल्टीप्लाइड बाई probability of A विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स probability of A नॉट। हमें पता है कि probability of A प्लस probability of A नॉट ये 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से probability of A नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ये हो गया 5 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे 3 माइनस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 5 probability टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो इसको इधर लाओगे तो 8 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 3/8। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही पूछा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 47 है, अ फेयर क्वाइन विथ 1 मार्क्ड ऑन वन फेस and 6 on the other, a pair die are tossed, find the probability that the sum of numbers that turn up is 3 or 12। ठीक है, तो अब देखो क्या कह रहा है, प्रॉब्लम को पहले समझते हैं, उसके बाद तो सॉल्व हो ही जाता है। ठीक है, कि एक क्वाइन है, अ फेयर क्वाइन मतलब उसमें हेड और टेल आने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, उसी को हम फेयर क्वाइन कहते हैं। ठीक है, अ फेयर क्वाइन विथ वन इज मार्क्ड ऑन वन फेस और दूसरे फेस में 6 है, कि मतलब वो नॉर्मल वाला क्वाइन नहीं है जिसमें हेड और टेल होता है, ये स्पेशल टाइप का क्वाइन है जिसमें एक साइड 1 है और दूसरे साइड 6 है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप का कॉइन है। एंड अ फेयर डाइस, फेयर डाई है, एक डाई है। ठीक है, डाइस, ठीक है, इसमें क्या चांसेस होती हैं कि ये 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। ठीक है, और दोनों को साथ में टॉस किया गया। ठीक है, अ फेयर क्वाइन विथ 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन अदर एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड, ये दोनों को टॉसअप किया गया। अब दोनों को टॉसअप किया गया तो ये अब हमें पूछा है कि उन दोनों का सम 3 और 12 कब आएगा, ये तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने को कहा है। बट हमारा पहला क्या टारगेट होता है कि सैंपल स्पेस क्या निकल कर आएगा। हमारा पहला टारगेट होगा कि सैंपल स्पेस क्या होगा। ठीक है, जब हमने एक क्वाइन और एक डाइस को टॉसअप करा है।
तो बस हम सैम्पल स्पेस क्या होगा, 1 के साथ इन सारे, 6 को इनके साथ, ठीक है, वही हो जाएगा सैम्पल स्पेस। तो बस उसी चीज को एक बार लिख लेते हैं। इन अ रैंडम थ्रो ऑफ अ कॉइन एंड अ डाइस, द सैम्पल स्पेस इज एज फॉलोज। सैम्पल स्पेस कैसा दिखेगा, 1 के साथ ये पूरा 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 और ये 6 के साथ सारे 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6, ठीक है। अब हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स दैट टर्न अप इज 3, कि इनका सम 3 आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में लेट a इज इक्वल टू इवेंट दैट द सम इज 3, तो वो कौन सा है जिसका सम 3 है, देखो सिर्फ ये वाला 1,2। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेना, दैट इज नंबर ऑफ सैम्पल एलिमेंट में कितने होंगे 12, यहाँ 2 ये 6, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 12, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/12। सेम हो जाएगा सेकेंड पार्ट के लिए भी, लेट बी इज इक्वल टू इवेंट दैट द सम इज 12, तो सम 12 कहाँ पर आ रहा है, ये यही है, ये 6,6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/12, ठीक है। अब देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 48 है, इन अ रिले रेस देयर आर 5 टीम्स ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। तो आपको पता है रिले रेस में क्या होता है कि, अरे बताना क्या, मतलब रिले रेस में क्या होता है कि मतलब टीम की यहाँ पे नीड क्यों आती है कि जैसे लेट अस अज्यूम कि ए टीम में 3 मेंबर हैं, तो कुछ दूरी 1 पर्सन करेगा, फिर वहाँ से नेक्स्ट 1 पर्सन करेगा, फिर नेक्स्ट 1 पर्सन करेगा, ऐसे इक्वली में डिवाइडेड रहता है, वही होता है रिले रेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 5 टीमें हैं, ठीक है, ए बी सी डी और ई 5 टीमें हैं, तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, वो तो क्वेश्चन आ गया। तो अब यहाँ पर बेसिकली प्राइजेस की बात हो रही है कि कौन सा टीम फर्स्ट पर आएगा, सेकेंड थर्ड क्या होगा हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर हमें पता करना है, ठीक है, इसे पता नहीं चल रहा था इसलिए मैथमेटिक्स की इन्हें नीड पड़ी है। अब आप देखो, लेट अस, ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ पे 5 टीमें लड़ रही है, ए बी सी डी, ठीक है। अब ठीक है, अब फर्स्ट पर आने के मतलब फर्स्ट पे आने के क्या चांसेस हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट पर कौन आ सकता है, फर्स्ट के पास कितने चॉइसेस हैं, फर्स्ट के पास 5 चॉइसेस हैं कि वो इन 5 टीम में से कोई सा भी टीम फर्स्ट आ सकता है। लेट अस एज्यूम कि बी फर्स्ट आ गया, ठीक है, बी फर्स्ट आ चुका है, ठीक है, तो सेकेंड पे आने के चांसेस कितने हैं, किसके, मतलब कौन से टीमों के रह गए हैं सेकेंड पर, अब बचे 4 टीमों में से कोई ही जा सकता है, तो सेकेंड पोजीशन के लिए कितने चांसेस हैं,
4 चांसेस हैं, इसके लिए 5 थे, इसके लिए 4 है। लेट अस टेक कि डी आ गया है सेकेंड। ठीक है, तो अब 3 के पास कितने चांसेस हैं? 3। ठीक है, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, हमें टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड करें सो दैट कि इन पांचों टीम में से फर्स्ट 3 प्लेसेस पर कौन आ सकता है। ठीक है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया 5 4 3। ठीक है, ये हो गया। एक तो तरीका ये हो गया कि आप इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो। और दूसरा मेथड क्या है भैया? दूसरा तरीका ये है कि फर्स्ट 3 प्लेस पर कोई 3 टीम आ सकती है। तो लेटेस्ट क्या करो कि मान लो कि 5 में से 3 सेलेक्ट कर लो, 5C3। बट यहाँ से आपका काम बनेगा नहीं, आपको 3 फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? क्योंकि आपने 3 टीम को सेलेक्ट करा है, आपने यहाँ पे गारंटी थोड़ी दी है कि अब आप देखो 3 फैक्टोरियल से क्यों मल्टीप्लाई करा कि वो आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं ना। ऐसा आपने नहीं कहा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि वन के कितने चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं, तो इन पांचों की बात हुई है यहाँ पर। बट इस केस में तो आपने सिर्फ 3 टीमें सेलेक्ट करी है, ए बी सी। अब ए भी फर्स्ट पर आ सकता है, बी भी फर्स्ट पर आ सकता है, सी भी फर्स्ट पर आ सकता है ना। इसकी क्लैरिटी तो आपने नहीं दी थी कि ए ही फर्स्ट पर आएगा, तो इसलिए वो तीनों भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। और क्योंकि 3 प्लेसेस है ना और 3 है, तो उसको अरेंज करने का 3 फैक्टोरियल वेज हो जाएगा। तो इसलिए 3 फैक्टोरियल हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है सेकेंड प्रोसेस में। ठीक है, तो हम यहाँ पे यही वाला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो बस इसी चीज को हम एक बार अंग्रेजी में लिख लेते हैं। आउट ऑफ 5 टीम, फर्स्ट थ्री पोजीशन कैन बी occupied by 3 team in an order is 5C3 multiplied by 3 factorial ways. Therefore, favorable elementary events which is equal to 5C3 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व करोगे तो 60 आ जाएगा। आप देखो यहीं पे मल्टीप्लाई करो ना, ये हो गया 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो गया 60। तो दोनों तो सेम ही निकल कर आएगा, मेथड अलग अलग है लेकिन रिजल्ट तो सेम ही आएगा ना दोनों से। तो ये हो जाएगा 60। तो अब देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बी एंड सी फिनिश फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट number of ways in which A, B and C finish at first, second and third। ये बोल रहा है प्रॉब्लम कि 3 प्लेसेस था, ये बोल रहा है फर्स्ट पे ए आएगा, सेकेंड पे बी आएगा, थर्ड पे सी आएगा। तो सारा तो बता ही दिया इसने, तो इसका वेज क्या हो गया? द नंबर ऑफ वेज इन विच ए बी एंड सी फिनिश एट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन इज 1। तो ये हो गया 1। ठीक है, तो हेंस रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? 1/60। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड, द टीम्स ए बी एंड सी
फिनिश एट फर्स्ट 3 प्लेसेस। अब देखो यहाँ पर इसने क्लैरिटी नहीं दी है, ये बता रहा है कि ए बी सी जो है वो फर्स्ट 3 प्लेसेस पर आएंगे, बट उनका ऑर्डर क्या होगा ये इन्होंने बताया नहीं है। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 को अरेंज करना है तो उसका नंबर ऑफ वेज क्या होता है 3 फैक्टोरियल। इन एनी ऑर्डर इज 3 फैक्टोरियल। तो हेंस required probability which is equal to 3 factorial by 60। 3 factorial मतलब 6 by 60, तो ये हो गया 10, that is 1 by 10, 1 by 10। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी हो गया। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 49 है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पैक ऑफ 52 का। ठीक है, कि एक कार्ड का पैक है, उसमें से हमने एक कार्ड ड्रॉ करा है। अ गैम्बलर बीट्स दैट इट इज अ स्पेड और एन एक कार्ड। कि गैम्बलर जो है, जो पैसे लगाता है, जैसे आपने आईपीएल वगैरह में सुना होगा, काफ़ी सुना होगा, किसी टीम में पैसे लगाए हैं, तो उसी तरह से यहाँ पे भी एक गैम्बलर है जिसने पैसे बेट्स करे हैं कि आप जो एक कार्ड निकालोगे वो कार्ड जो है वो या तो स्पेड होगा या तो एक होगा, एस होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है व्हाट आर द ऑड्स अगेंस्ट हिज विनिंग द बेट। मतलब हमें विनिंग के अगेंस्ट लगाना है ऑड। ठीक है, तो ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले ये ध्यान में रख लो। ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, तो द नंबर ऑफ वेज इन विच वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, उसका नंबर ऑफ वेज क्या होगा। एक कार्ड निकाल रहे 52 में से, सेलेक्ट करें तो इट इज 52C1, इट इज 52C। ठीक है, तो हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज 52। ठीक है, अब हमें या तो वो स्पेड होगा या तो एक कार्ड होगा। एज देयर आर 13 स्पेड एंड 1 एक एस। ठीक है, 4 एस। ठीक है, 13 एस स्पेड होंगे और 4 एस होंगे। ठीक है, यही होता है कंपोजिशन। बट इन 13 एस में से बट दिस 13 स्पेड कार्ड्स includes 1 एस। ठीक है, तो इन 13 में एक एस भी है। ठीक है, तो 13 और प्लस में एक एस हटा दो तो 3, तो टोटल हो गए 16। सो देयर आर 3 एस other than spade, तो therefore
favorable number of elementary events will be 16। ठीक है, देखो ना 16। अब हम यहाँ पे ए ले लेते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ स्पेड और एस कार्ड। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखो 16 में से एक निकालोगे और ओवरऑल 52 में से एक, तो 16/52, तो ये हो जाएगा 4/13। तो हेंस हमें निकालना क्या था, ऑड्स अगेंस्ट ए, ऑड्स अगेंस्ट ए निकालना था, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट क्या हो जाएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 4/13। तो ये उधर जाएगा तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 4/13। तो यहाँ से हो जाएगा 13 - 4 9/13। तो ये हो गया 9/13 अपॉन में 4/13। तो इट इज 9/4, दैट इज 9/4। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का एग्जांपल जो वो नेक्स्ट दिन ही करेंगे, प्रोसीड कहाँ ही करेंगे, अब तो खत्म ही हो गया। ठीक है, तो आप देख लो एक बार। देख लो एक बार।